जी, तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि हम अपनी सीएसएस को जब अप्लाई करते हैं तो वो टैग के अंदर करते हैं, इसको इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। हमने इसकी बैकग्राउंड भी चेंज की और इसकी अलाइनमेंट भी टेक्स्ट चेंज की थी। और अब हम ये चाह रहे हैं कि इसी चीज़ को अगर हम क्या करें कि इंटरनल सीएसएस बनाएं, हम ऐड सेक्शन के अंदर यहाँ आके उसको डिफ़ाइन करें, ना कि हम हर टैग के अंदर करें। और ये भी हिस्सा भी हम कर सकते हैं और ये भी कुछ जगहों पे हमें ज़रूरी होता है हिस्सा करना। लेकिन अब हम एक नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल मैंने ब्लैंक ले ली और ये जो मेरी फर्स्ट की कोडिंग थी ये मैं उसी के अंदर कॉपी कर देता हूँ। तो ये मैंने कॉपी की और इस अनटाइटल फाइल के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया इसको। इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करके मैं इसका नेम रख देता हूँ इंटरनल सी एस, इंटरनल सी एस एस डॉट एच टी एम एल, ताकि पता चले कि ये इंटरनल सी एस एस पे काम हो रहा है। और जी, तो ये सेव हो गई। अब मैं ये चाह रहा हूँ इसके अंदर से जितनी भी ये सी एस एस है ये मैंने उड़ा दी। ठीक है, इसके अंदर से भी मैंने सी एस एस उड़ा दी, सिर्फ टैग बाकी बचे। अब ये देख लें, अब ये देखें बिल्कुल सिंपल हो गया हमारा और साथ साथ ये रिफ्रेश हो रहा है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एड सेक्शन के अंदर आके मैं इसकी सी एस एस को डिफ़ाइन करूँ। तो इसके लिए स्टाइल का आपको टैग लगाना पड़ता है। यहाँ पे स्टाइल का टैग लगाएंगे और इसके अंदर सारी सी एस एस को डिफ़ाइन करेंगे। अब यहाँ पे ये काम इस करने से हिस्सा करने से आपको काफ़ी ज़्यादा इसके एडवांटेजेस हैं। और एक ही जगह करने से सी एस एस को अप्लाई करने से आपको काफ़ी ज़्यादा यानी कि टैग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब चलें देखते हैं। ये हमारे पास देखें H1 का टैग है, मैं एक H2 का टैग भी कोई लगा लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। ये मैंने इसको H2 बना देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं H2 का टैग बना दिया। अब ये देखें, ये मेरे पास ये H2 का टैग है। ठीक है, इसको मैं सेकंड का नाम दे देता हूँ, सेकंड। ये छोटा एक टैग है और वो थोड़े से बड़े टैग हैं। अब इसके अंदर आके मैं इसकी सी एस एस कैसे बनाऊँगा। सबसे पहले तो स्टाइल लिखना है। ठीक है, स्टाइल लिख दिया। स्टाइल लिखने के बाद मैं सबसे पहले H1 को टारगेट करता हूँ। H1 को टारगेट किया और टारगेट करने के बाद ठीक है, H1 को टारगेट किया, एक स्पेस देंगे और कर्ली ब्रेसिस के अंदर सारा कोड लिखेंगे, इनके अंदर लिखेंगे। अब मैं लेट से इसका कलर कहता हूँ, कलर इसका ब्लू हो जाए। अब ये देखें इनका कलर ब्लू हो गया। साथ ये आउटपुट हमें नज़र आ रही है कि दोनों जिधर भी H1 था, देखें H1 यहाँ था और यहाँ था, दो जगहों पे H1 था तो उन दोनों को ब्लू कर दिया है। ठीक है, ये इसका फ़ायदा है कि आपको जितने भी टैग बने अब H1 के जितने भी टैग बनेंगे उनका कलर ब्लू ही होगा आपकी वेबसाइट में। इससे काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है। अब लेट्स से इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका आउट पिंक हो जाए। जी, तो ये देखें इनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। अभी इस पे कोई चेंज नहीं आई। H2 के जो टैग है इसके ऊपर अभी कोई चेंज नहीं आई, क्योंकि मैं कोडिंग सारी H1 की कर रहा हूँ। और ये देखें, इसको मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ। ये देखें वही काम हमने किया थ्रू इसको इसको बोलते हैं इंटरनल सी एस एस, जो कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही है। इंटरनल मीन अंदर ही है, HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर ही है, लेकिन टैग के अंदर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जो टैग के अंदर होती है उसको बोलते हैं हम इन लाइन सी एस एस। अब कोई और चीज़ भी आप टारगेट कर सकते हो। अब लेट्स से कि मैं दूसरा H2 के टैग को टारगेट करता हूँ। इधर आपने वो सा ग्रेटर देन लेस देन नहीं लिखना ब्रेसिस के अंदर। अब H2 के टैग का लेट्स से मैं कलर कहता हूँ कि उसका रेड हो जाए और ये मैंने सेव किया। तो ये देखें इसका H2 के टैग का कलर सेव हो गया। ये होता है कि आप इस तरह आप एक इंटरनल CSS बना सकते हैं। अब सारी चीज़ों को भी टारगेट कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं एक नीचे पैराग्राफ भी बना देता हूँ और उसको भी मैं पैराग्राफ को भी टारगेट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक है, दिस इज़ पैराग्राफ। और ये देखें कि नीचे पैराग्राफ बन गया। अब पैराग्राफ का जो है वो कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मैं पैराग्राफ को टारगेट करूँगा ऊपर CSS के अंदर और उस पर भी लगा दूँगा। जैसे पैराग्राफ को टारगेट किया और इस पे मैं इसका कहता हूँ कलर जो है वो ग्रीन हो जाए या ग्रे हो जाए। और ये देखें पैराग्राफ का कलर जो है वो ग्रे हो गया, ब्लैक से ग्रे हो गया। ये इसको बड़ा करके देखते हैं ज़रा, ये देख लें। तो इसके अलावा लेट से H1 के जो टैग्स हैं इसके गिद में कोई बॉर्डर लगाना चाहूँ, को इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज करना चाहूँ,
अभी ये जो है वो साइड पे आ रहा है टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसकी मैं चेंज कर देता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसकी राइट कर देता हूँ, तो ये राइट साइड पे चला जाएगा डॉक्यूमेंट के। ये देखिए बिल्कुल राइट साइड पे चला गया है। और इसी तरह इसको अगर टेक्स्ट अलाइनमेंट को मैं सेंटर करता हूँ तो ये इन बिटवीन आ जाएगा सेंटर में। तो ओ फॉर दी बेस्ट इस कोडिंग को मैं आपको भेज रहा हूँ, ये करें। इसको इनलाइन CSS बोलते हैं और ये बहुत ही इजी है। इसमें अगर आप काम करते हैं तो अपने काम को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। इससे ये होता है कि जैसे H1 का जो भी टैग होगा अब वो ऐसा ही नज़र आएगा मुझे। उसका कलर ब्लू होगा, बैकग्राउंड पिंक होगी और उसकी अलाइनमेंट सेंटर होगी। इधर आपने एक उसको एक CSS आपने बना ली तो फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट पे वही अप्लाई होगी, पूरी की पूरी वेबसाइट पे भी वही अप्लाई हो रही है। ठीक है, ओवर दी बेस्ट इसको ज़रा ट्राई करें और मुझे फीडबैक भी दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो अब जो हमने CSS को बस बहुत आहिस्ता धीरे धीरे स्टार्ट कर दी है। तो CSS के अंदर हमने कुछ चीज़ें देख ली हैं कि इनलाइन CSS क्या है। बहरहाल हम CSS को देखेंगे कि कितने तरीके से आप जो है CSS को अपने कोड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सबसे पहले देखिए हाउ टू ऐड CSS इन योर कोड। बेसिकली CSS यू नो कि वो हमारे क्या करती है कि जितना भी हमारा HTML का डॉक्यूमेंट होता है उसको डेकोरेट करने के लिए और सेट करने के लिए, उसको और ज़्यादा लुकिंग में अच्छा बनाने के लिए यूज़ होती है। अब ये देखें जैसे ये एक बटन बना हुआ है, इसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ, ये थोड़ा सा एनिमेशन दिखा रहा है। ये सारे जो आपको खूबसूरती नज़र इसी वेबसाइट के ऊपर आ रही है, डैट इज़ आल ड्यू टू CSS। हम इसका इंट्रोडक्शन तो ले चुके हैं। अब CSS कैसे आप कर सकते हो और ब्राउज़र कैसे उसको जो है ना वो इसके साथ इनकॉर्पोरेट करता है। देर आर 3 वेज टू इंसर्ट CSS इन HTML। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल होता है, सेकंड वन इज़ इंटरनल एंड लास्ट वन इज़ इनलाइन। ये मैं कोडिंग करके आपको इसका बताता हूँ कि इंटरनल क्या होती है। विद इंटरनल स्टाइल CSS यू कैन चेंज द लुक ऑफ इंटर, पूरी वेबसाइट का लुक चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी कि कैसे है। ठीक है, हम चलते हैं कोडिंग की तरफ। हमें सबसे पहले हमने काम किया हुआ है इस पर। मैं HTML का एक मैं छोटा सा डॉक्यूमेंट बना देता हूँ। HTML के बाद मैं ऐड का सेक्शन बना देता हूँ, ऐड के सेक्शन को नीचे ले आए। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं ऐड सेक्शन के बाद बॉडी का टैग लगाऊंगा। यू नो के बॉडी का टैग ज़रूरी है और दैट रिप्रेजेंट द बॉडी ऑफ ऑल वेबसाइट। ओके, ये हो गया। थोड़ा सा व्यू में बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और भी ये अच्छा नज़र आ जाए, बाद में रन करेंगे तो और ठीक हो जाएगा। अब देखें कि सबसे पहले जो इन लाइन CSS क्या होती है ये हम यूज़ कर चुके हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे ना एक H1 का टैग बनाता हूँ। H1 का एक टैग बनाया, मैं कहता हूँ दिस इज़ H1। ठीक है बच्चों, माई ऐड टैग। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऐड टैग है। ये देखें साथ साथ ये आपको आउटपुट मिल रही है इधर। तो ये देखें कि अब इसके अंदर यहाँ पे मैं CSS लगा रहा हूँ। मैं कहता हूँ इसका STYL स्टाइल करते हो आप, यू नो ये हमने किया हुआ है। डबल कोट्स के अंदर लेट्स से मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, कलर की प्रॉपर्टी लगाई, डॉट को रेड कर दिया। तो अब ये क्या है, इसका कलर हो गया रेड। ठीक है, ये देखें इसका कलर हो गया रेड। ये जो CSS होती है डैट इज़ कॉल्ड इन लाइन, यानी आप इधर से कोड रन करते करते आ रहे हो तो आपको इन लाइन, इसी की लाइन के अंदर ही एक आपको CSS यहाँ पे मिल गई। ये हमने किया हुआ है। अब हम एक और पढ़ते हैं आगे कि जी कैसे है, दूसरी कौन सी होती है, ये आपको समझ आ गया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। डैट इज़ कॉल्ड इन लाइन CSS। ये अक्सर पूछते हैं जब आपका इंटरव्यू होता है, तो इन लाइन CSS होती है जो बीच में ही आप उसके अंदर लगा देते हो। दूसरी होता है इंटरनल। अभी हम ये दो पढ़ेंगे, एक्सटर्नल आपको मैं बाद में पढ़ाऊँगा। दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल। अब क्या होता है कि ये CSS चल रही है, अब चलते हैं जी इंटरनल क्या होती है। ये सारा उसने लिखा हुआ है वो स्टाइल का, आप एक स्टाइल का कीवर्ड यूज़ करते हो इंटरनल के लिए, फिर उसके अंदर वो एक से ज़्यादा यूज़ कर लेते हो। ज़्यादा हम ये सारी ही यूज़ करते हैं, इन लाइन वाली भी यूज़ करते हैं, इंटरनल भी यूज़ करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ इंटरनल क्या है। जी बच्चों, तो अब ये जो है ये इन लाइन CSS लगी हुई है। ठीक है ना। अब इंटरनल CSS बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऐड सेक्शन के अंदर आके आपको स्टाइल लगाना है। ये टैग ऐसे क्लोज करेंगे तो ये इसके अंदर आप सारी CSS बनाते हो। ज़्यादातर हम काम ऐसे करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम टैग्स को टारगेट कर लेते हैं। जैसे मुझे H1 के टैग को टारगेट करना है, पैराग्राफ को करना है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं पैराग्राफ के एक में नीचे पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ छोटा सा, P पैराग्राफ, ये भी हमने किया हुआ है। मैं कहता हूँ दिस इज़ पैरा ही मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ के बजाय।
ये नीचे पैरा लिखा गया, ठीक है। अब मैं इसको टारगेट स्टाइल शीट के अंदर, इसी के अंदर ही हम सारी लगाएंगे। अब मैं कहता हूँ पैराग्राफ को मैंने टारगेट किया, एक स्पेस देंगे। इसके लिए ये होता है कि ये ब्रेसिस यूज़ करेंगे, ये ब्रेसिस यूज़ की नीचे ले आए। अब इसके अंदर सारी कोडिंग करेंगे। अब इसमें इन लाइन में कुछ लिमिटेशन है कि आप जैसे और कुछ में चेंज करना चाहूँ, ये कोड बहुत ज़्यादा वो ऐसा हो जाता है, फिर बार बार हर जगह करना पड़ता है। इसकी भी अफादियत अपनी जगह है, वो आगे चल के मैं बताऊँगा कि इन लाइन भी क्यों ज़रूरी है। अब ये देखें, अब मैं कहता हूँ कि मेरे जितने भी पैराग्राफ होंगे ना वो कैसे हों। मैं कहता हूँ मेरे पैराग्राफ का कलर कैसा हो जी, कलर हो रेड, या मैं कहता हूँ कलर हो ब्लू। ये देखें, बस इतना करके फिर सेमी कोलन लगाना है, ठीक है ना। अब ये कि जैसे मैंने पैराग्राफ को टारगेट किया तो ये देखें पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया, खुद ब खुद हो गया, नीचे आगे नहीं, उसको पता है जो भी पैराग्राफ होगा ये देखें वो उसने ब्लू कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ इसका आपने बैकग्राउंड भी कलर चेंज करना है, BG लिखेंगे बैकग्राउंड आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर इसका मैं चेंज करना चाह रहा हूँ पैराग्राफ का, वो मैं कहता हूँ एक्वा हो। अब ये देखें इसका एक्वा चेंज हो गया, सेमी कोलन लाजमी लगाना है। अब मैं नीचे कहता हूँ कि इसके गिर्द मैं कोई बॉर्डर भी लगाना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ बॉर्डर, ये आपके लिए मैं कोड लिख रहा हूँ, लेकिन बॉर्डर अभी हमने नहीं पढ़ा, वो मैं लगा देता हूँ। जस्ट 2 पिक्सल का बॉर्डर लगा दिया, और उसका सॉलिड मैंने करना है, और इसका कलर मैंने ब्लू करना है, या रेड कर देता हूँ। उसका कलर बॉर्डर का रेड कर दिया, और मैंने सेमी कोलन लगाया। अब ये देखें इसके गिर्द बॉर्डर लग गया। अब मैं जितने भी नीचे पैराग्राफ बनाऊँगा, मैं इसी को कॉपी करता हूँ। मैं कॉपी करके मैं वेबसाइट के अंदर इसी पेज के अंदर एक और पैराग्राफ बना देता हूँ। अब वो देखें जो ही दूसरा पैराग्राफ बनाया तो सेम सारा उसके ऊपर अप्लाई हो गया। यू गॉट माई पॉइंट। अब ये देखें ना, पैरा 2 है, लेट्स से ये पैरा 2 है ये, और ये पैरा 1 है, पैरा 1 है, ठीक है। अब ये देखें आपकी वेबसाइट के अंदर दोनों एक ही साइड के स्टैंडर्ड के वो बन गए। तो अब का ये फ़ायदा है, अब ये एक आपने यहाँ क्लोज कर दिया, इसमें और ज़्यादा भी चीज़ें आप डाल सकते हो जितनी पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, बॉर्डर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब नीचे आता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि H1 को टारगेट करेंगे, तो H1 को भी कर सकते हो, आप किसी लिंक को भी कर सकते हो। बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल स्टाइल शीट। होपफुली आपको समझ आ गया, आपने इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था। आप इसको कोड करके देखो, बाद में हम जब आगे थोड़े से मेच्योर होंगे तो देखेंगे कि क्या फ़ायदा है। अगर दोनों एक चीज़ पे लगे हों तो कौन सी अप्लाई होगी, इन लाइन वाली इफेक्टिव होगी या वो होगी। अगर लेट से मैं पैराग्राफ पे ये दोनों लगा देता हूँ, मैं नीचे आके पैराग्राफ पे यहाँ दूसरी एक और कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो वो क्या होगा भाई, यानी कि वो वाली चलेगी, ये चलेगी, कितना पार्ट चलेगा, ये थोड़ी सी चीज़ें आगे की हैं। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट। प्रे फॉर मी एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, इसको ज़रूर करें बच्चों, और फिर देखते हैं आगे।